आज का ये वीडियो ओशो के एक कथन पर है। ओशो का कथन है कि विज्ञान और धर्म या विज्ञान और अध्यात्म के बारे में है। तो वो बोल रहे हैं कि विज्ञान तो एक बलात्कार है, उसमें एक सुंदरता का उदाहरण वगैरह दे रहे हैं। आप उनका ये वीडियो का लिंक जो है नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए, 1 मिनट का ही है। तो वो विज्ञान और अध्यात्म की आपस में कुछ एक तुलनात्मक टाइप कर रहे हैं, और ये तुलना एक अजीब सी है। और वो शायद इस कारण से कर रहे हैं तुलना कि विज्ञान जो है वो कोई सत्य को जानने जाता है, मतलब उसके सत्य को जानने की दृष्टि एक अलग से है, उसकी उपयोगिता भी अलग से है, और अध्यात्म की एक दृष्टि अलग से है, उसकी उपयोगिता से अलग से है। क्यों ये एक दूसरे में इतनी तुलना होती है, ये थोड़ा समझ के बाहर है ना। तो उसी पर ही ये आज का वीडियो है। अब वो जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई फूल सुंदर है कि नहीं है, अगर ये बात किसी वैज्ञानिक से पूछोगे तो वो इस बारे में कोई उत्तर नहीं देगा वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि वो एक्चुअल में ये विज्ञान का विषय नहीं है। सुंदरता परसीविंग का विषय, सब्जेक्टिव रियलिटी है ना। क्योंकि वही एक फूल किसी को सुंदर भी दिख सकता है, किसी को बेकार भी दिख सकता। तो वो फूल के उसमें फूल जो है वो कंप्लीट फैक्टर नहीं है, उसमें देखने वाले को क्या अच्छा लगता है इस बात पर भी निर्भरता करती है कि वो सुंदर है कि नहीं। तो ये एक सब्जेक्टिव रियलिटी है, साइंटिफिक रियलिटी जैसी चीज़ नहीं है कि इसमें इतना कार्बन है, इतना ऑक्सीजन है, इतना नाइट्रोजन है, इतना ये है, ये उस तरह की चीज़ नहीं है। तो जब विज्ञान से हम कोई चीज़ को जानने जाते हैं, उसकी यूटिलिटी दूसरे तरह की है। जैसे अब हमें बुखार आ गया या कोई रोग हो गया, तो रोग में हमें फील हो सकता है ख़राब, ऐसा वैसा, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो देखेगा कि शरीर का जो स्वास्थ्य का एक पैरामीटर है, एक कसौटी है, उसके हिसाब से कौन सी चीज़ें कम ज़्यादा हो रही है ना। कैल्शियम कम हो रहा है, क्या आयरन कम हो रहा है। वो ब्लड टेस्ट करेगा पहले तो, क्योंकि सारे तत्व ब्लड में ही है, तो पहले ये करेगा, फिर बाद में दूसरे भी टेस्ट कराएगा। यस, और उसमें जिन चीज़ों की कमी हो रही होगी उस तरह की वो मेडिसिन लिखेगा, या जो चीज़ें ज़्यादा हो रही होंगी तो कम करने की मेडिसिन लिखेगा। क्या ऐसी मेडिसिन जो जाएं और उस चीज़ के साथ रिएक्शन करके और बाहर निकाल दें, या न्यूट्रल कर दे, उसको न्यूट्रल कर दें, है ना। जैसे किसी को एसिडिटी हो जाए ज़्यादा, तो उसको इनोफिनो टाइप की चीज़ें देते हैं ताकि वो जाके उसको न्यूट्रल करे। अब इसमें कोई सुंदरता का कोई चक्कर तो है नहीं, ये कोई ऐसे सब्जेक्टिव कोई बात तो हो नहीं रही। हाँ, कोई ऐसा मैटर नहीं है ना कि आपको अच्छा लगे कि नहीं लगे। भाई आपको बुखार आ रहा है तो उसका जो कारण है वो उसका निवारण कर देंगे, बुखार ठीक हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। अभी जो बुरा लग रहा था बुखार होने की वजह से। तो अब ये लोग इसकी तुलना करते क्यों हैं? चक्कर क्या है कि कई, जिनमें ओशो भी हैं इस तरह के लोग, और तो हैं ही कई सारे, वो अध्यात्म को साइंस की कसौटी पर रख के देखना चाहते हैं, जबकि साइंस का एम दूसरा है और अध्यात्म का एम दूसरा है। बिल्कुल, दोनों का एम डिफरेंट है, मतलब दोनों एक तरह से डिफरेंट फील्ड है। जैसे भाषा का एक अलग फील्ड है और गणित का एक अलग फील्ड है। अब गणित में और भाषा में क्या तुलना है भाई? हाँ, बोलोगे कि भाषा को जितनी सुंदर ढंग से रख दिया जा सकता है, उतने सुंदर ढंग से गणित के फॉर्मूला को नहीं रखा जा सकता। तो नहीं रखा जा सकता भाई। वो विषय ही अलग है, उसको कैसे अब रखोगे? यस, वो विषय नहीं है उस तरह। और ये भी इनका स्टेटमेंट गलत है ओशो का, कि टेक्नोलॉजी ने जो है वो सुंदरता को कम किया है। बिल्कुल गलत बात है। रजनीशपुरम जब बसाना था, बिल्कुल है ना, तब इन्होंने कितने मशीन लाके वहाँ पे बहुत मशीन है। टेक्नोलॉजी ने तो भाई, टेक्नोलॉजी पूरा रजनीशपुरम, वो जिसमें रहते थे वो मकान ही इनको टेक्नोलॉजी ने बना के दिया। दूसरी बात इसमें ये भी है, इटालियन टाइल्स टेक्नोलॉजी से बनी, वही तो टेक्नोलॉजी से बनी है। दूसरा इसमें ये भी है कि जैसे मानो कि जो फूल वगैरह है, जैसे इन्होंने बोला कि फूल है गुलाब का फूल, तो इसमें टेक्नोलॉजी उसको तोड़ने का काम करेगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी तोड़ के क्या करती है?
तोड़ के ये देखती है कि इसमें कौन से एलिमेंट है हाँ, हमारे किस और काम का है ये किस काम का। इस ये जो गुलाब है इसका यूज किन 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 चीज़ों का। बीमारियों में, सुगंध में, यस या कोई ऐसी शोभा में, कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। यस। और मानो कभी गुलाब ना रहेगा तो हम ऐसा कौन सा तत्व है इसको पकड़ के इसका एक सब्स्टिट्यूट बना के और लोगों के लिए यूज में रख सकते हैं। ये भी विज्ञान करता है। दूसरा ये भी है प्रेम जी की विज्ञान ने ये भी किया है कि 2 अलग अलग प्रकार के जो फूल होते हैं है ना, इसको हाइब्रिड बनाने के लिए भी उनको वो टेक्नोलॉजी, तो जेनेटिक टेक्नोलॉजी तो वहां से ही उनको समझ में आएगी। जेनेटिक साइंस का तो ये सिर्फ ये पता नहीं इन्होंने विज्ञान का वो वाला रूप देखा है जहाँ पे सिर्फ जंगल कट रहे हैं या मानो कि कुछ और ढंग से, लेकिन वो भी कौन कर रहा है अल्टीमेट? भाई हम मानव ही तो कर रहे हैं, वो कहाँ कोई टेक्नोलॉजी खुद से कर रही है। टेक्नोलॉजी खुद तो कोई आके कर नहीं रही है, हम ही है वो उस मशीन का यूज़ करते हैं। हम ही है जो ये इस टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रकृति के अंदर से कुछ लेना चाहते हैं, वापस नहीं दे पा रहे हैं, अलग विषय है। वरना उसमें से जो लेना है वो तो जरूरत है तभी तो ले रहे हैं। बिल्कुल। और ये उसको कहाँ से बलात्कार किया है? और ये अजीब सी तुलना है, जैसे कपड़े की तुलना खाने से करने लगो। अभी क्या लेना देना दोनों का? अब खाना अलग बात के लिए। हाँ, वैसे बोलोगे कि भाई कपड़े जितनी सुंदरता से हम देख सकते हैं, इतनी सुंदरता से जो है वो भोजन का जो कलर है वो नहीं। भाई भोजन में कलर थोड़ी ना देखना होता, उसका उपयोग अलग है। भला हाँ, उसमें टेस्ट होता है, या उसे आप सही ढंग से सजा सकते हो बस टेबल पे, और उसका टेस्ट होता है। या आजकल तो कलर भी डालने के लिए वो ऐसे लोग करने लग गए। यानी अध्यात्म का और साइंस का ये दोनों 2 दृष्टिकोण हैं, दोनों अलग बात के लिए। अध्यात्म इस बात के लिए है कि हम सब्जेक्टिवली रूप से, कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से हम अपने आप को जाने समझें, हमारा व्यवहार को हम जाने समझें, है ना। हम क्यों जीना चाहते हैं, हम क्या हैं, कौन हैं, कैसे हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, कब कौन सी इच्छा पैदा होती है, अगर हम कोई अच्छा व्यवहार करते हैं तो क्यों करते हैं, बुरा करते हैं तो क्यों करते हैं। ये जो सारी स्टडी है, हालांकि आती ये भी आजकल साइंस में ही आती है, हाँ, पर वो वाली साइंस में नहीं आती, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाली में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाली में। तो अब इसको भी अलग से साइंस बोलने लग गए हैं। बहुत समय पहले नहीं बोलते थे, ये रिली स्पिरिचुअलिटी को अलग से ही बोलते थे। अब तो ये भी एक साइंस का रूप लेती जा रही है। इसको भी एक्सेप्टेबिलिटी होने लगी है कि आदमी में अंदर कॉन्शियसनेस नाम की कोई चीज़ तो है, वो फंक्शन है, वो फंक्शन तो कहीं से फंक्शन हो रहा है। हाँ, लेकिन वो क्या है, पार्ट है, वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे फंक्शन होने लगा है। तो उसको जानने का प्रयास हो रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी में दूसरी चीज़ें जानी जाती हैं, और उसमें कोई साइंस का बहुत रोल नहीं रहता है। साइंस का जो मोटा मोटा ज्ञान है वो हमें ऐसे सहयोग करता है उसमें इनडायरेक्टली, और ऐसा कोई उसका योगदान नहीं है। लेकिन जब जैसे ओशो ने ये चीज़ें रखी, इसमें ऐसा लगता है जैसे कि वो साइंस को नेगेटिविटी रूप में दिखाना चाह रहे हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट लोग स्पिरिचुअलिटी को नेगेटिव रूप में दिखाते हैं कि बकवास है, पाखंड है, ये है, वो है, वो वगैरह वगैरह। हाँ बिल्कुल, इस तरह से ही खासतौर से कुछ समय पहले के वैज्ञानिक। अभी जब से ये कॉन्शियसनेस और ये सब चीज़ें होने लगी हैं, जब से उनके स्टेटमेंट में भी थोड़ा चेंज आया है, अब वो ऐसे पूरा ऐसे खिलाफ करके नहीं बोलते। तो पहले उसको जैसे, या स्पिरिचुअलिटी में जो लोग रहते थे, या आज भी ऐसे लोग साइंस के खिलाफ पूरी तरह से बोलते हैं कि अच्छा तुम साइंस से एक मच्छर पैदा करा के दिखाओ। हो सकता है कल को वो पैदा कर देगा, लेकिन फिर भी साइंस का उसके लिए कोई मतलब नहीं है उस बात का, है ना। वो हो सकता है कल को पैदा कर दे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी साइंस उस बात के लिए नहीं है। साइंस का रोल कुछ और है। साइंस का रोल भी यही है कि आदमी के जीवन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुखद बनाया जाए, और कैसे इसके दुखों को कम किया जाए। इसी में सारी साइंस का इस्तेमाल है। स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल भी इसी बात के लिए है कि इंसान को समझा जाए, कॉन्शियसनेस को समझा जाए, ये कैसे व्यवहार करती है, कैसे वर्क करती है, क्यों करती है ना। बिल्कुल, ताकि उन सब चीज़ों को जान के और ऐसा सिस्टम या ऐसा एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ बनाया रख सके कि जहाँ पे कोई ऐसी स्टूपिडिटी टाइप की चीज़ ना पैदा हो कि जहाँ आदमी को कोई दुख पैदा हो, और वो फिर उस दुख से निजात पाने के लिए और 10 तरह के ऐसे ऊट पटांग
प्रयास करे जिसमें और या तो और दुख पैदा हो जाए या औरों को दुख पैदा हो जाए, इसको ना हो, चलो, है ना, इस बात के लिए है। तो आई होप कि आप लोगों को ये रोल अलग अलग समझ में आ रहे होंगे और इनके कोऑपरेटिव रोल यही है बिल्कुल कि दोनों चेतन के लिए है ना, स्पिरिचुअलिटी भी चेतन के लिए है और विज्ञान भी चेतन के लिए है, लेकिन दोनों अलग अलग विधा हैं। इसका मेन टारगेट जड़ पदार्थ रहते हैं, इसका आयोजन रहता है, यस, और जो अध्यात्म है उसका मेन टारगेट है वो चेतन को समझना रहता है और चेतन को मैनेज करना रहता है। यस यस, तो ये है। तो इस प्रकार से ये जो दो विभिन्न छोर है, मतलब ये है चेतन के लिए, मतलब मनुष्य के लिए है। अब ये सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, या टेक्नोलॉजी जिस तरह से इस्तेमाल हो रही है इसमें क्या ऐसी त्रुटि है कि जिससे प्रकृति नष्ट हो रही है, या क्या हम प्रकृति को बचाए रखते हुए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। क्या हम हमारी कॉन्शियसनेस का उपयोग उस तरह से करें कि जिससे ये जो जड़ और ये जो चेतन है, इन दोनों के मिश्रण से ये जो लाइक ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स है, उसका मैक्सिमम बेनिफिट हम किसी भी तरह का नुकसान पहुँचे बिना ले सके। यस यस, ये हमें देखना है। यस, तो ये सवाल कुछ अलग है, लेकिन ये इसको अलग ढंग से पेश कर रहे हैं। तो जितने भी टाइप की नॉलेज है, ऐसा नहीं केवल विज्ञान है, चाहे दूसरी आर्ट्स हैं, कलाएं हैं, कुछ भी, जितने भी सारा सब नॉलेज है, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी भी उसमें एक प्रकार की नॉलेज है। वो सारी नॉलेज सब हमारे लिए होती है, माने कॉन्शियसनेस को सेंटर में रख के होती है। यही इन सारी नॉलेजेस को जानता समझता है, इसी के लिए होती है ना। इस तरह से इन चीज़ों को देखना चाहिए इंक्लूसिव रूप में। ये जो ऐसे करके देखते हैं कि साइंस स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ और स्पिरिचुअलिटी साइंस के खिलाफ, ये कुछ ना समझ लोगों के द्वारा ही ऐसी चीज़ें होती हैं। और सीधी सी बात है, ये लोग ना कॉन्शियसनेस को ढंग से समझते हैं। चलो, वैज्ञानिक तो समझते ही नहीं, उनकी तो ये गलती माफ़ भी हो सकती है। पर जो स्पिरिचुअलिटी के अपने आप को मास्टर बोलते हैं या आत्मज्ञानी बोलते हैं, उन्हें तो ये बात समझनी चाहिए कि विज्ञान आदमी के लिए है, कॉन्शियसनेस के लिए। और मुझे ये ताज्जुब हुआ कि ओशो इस तरह की बेतों की बात करते हैं। देखो, अब इसमें ये एक चीज़ देखनी है, हम कोई भी पॉइंट के ऊपर तभी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, इस प्रकार का स्टेटमेंट, जब हम उसका यूज़ ना करते हो, या ऐसा लगे कि ये फालतू में यूज़ हो रहा है, तभी हम बोल सकते हैं कि ये अत्याचार है। अगर हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे रजनीश जी ने जो भी आश्रम बनाए, या पूना का समझ लो, या कितना भी कोई भी दूसरा आप समझ लो, ये जितने भी आश्रम में उनके माइक, स्पीकर, स्टेज, डांसेस, फिर पूरा विज्ञान का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी करके सब कुछ। अब जैसे कोई आदमी जंगल में रहता है एकदम नेचुरल ढंग से, आग भी लकड़ियों से तैयार करता है, खाना भी हो वो नेचुरली फूड वगैरह खा लेता है, वो आदमी अगर ये बोले कि हम तो भाई नेचुरली रहते हैं और ये लोगों ने विज्ञान ने बलात्कार कर दिया, तब तो इसको थोड़ा वैलिड भी गिन सकते हैं कि भाई चलो ये आदमी तो इससे बाहर है। अब ये यूज़ खुद दबा के कर रहे हैं विज्ञान का, और फिर बाद में विज्ञान के बारे में ऐसी बात, ये शोभा नहीं देती है। सही बात तो ये है कि इनको ये बात ऐसे रखनी चाहिए कि जैसे मैं इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी का यूज़ किए बिना अपने ओशो के कोई भी आश्रम में रह नहीं सकता हूँ, इस तरह से दूसरे लोग भी इसका उपयोग करे बिना रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये विज्ञान का उपयोग तो होना ही होना है, इससे जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनने हैं वो हमें लेने ही लेने हैं। तो अब इसको मिनिमम डिस्ट्रॉय, मतलब वो डिस्ट्रॉय करे, वो मिनिमम डिफेक्ट हो, इसके साथ में हम कैसे विज्ञान को डेवलप करें, इसके ऊपर इन्होंने सच में विचार मंथन करना चाहिए था। इसकी बजाय इन्होंने सीधा फेंकम फेंक स्टेटमेंट देने लगे। तो ये इस तरह से ये वैलिड नहीं है इनका स्टेटमेंट। यस, वही बात है। तो आई होप आप समझे होंगे कि इस तरह की गलतियाँ क्यों, खासतौर से कोई आत्मज्ञानी टाइप का व्यक्ति करे तो इसकी ज़्यादा बड़ी गलती है, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस की तरफ से ज़्यादा गलती मानी जाती है। क्योंकि वैज्ञानिक है, वो तो आत्मज्ञानी है नहीं है, वो तो इस प्रकार की गलती कर भी सकते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने आप को आत्मज्ञानी बोलते हों, उनसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं है। या फिर यूँ कहा जाए कि ये लोग आत्मज्ञानी नहीं हैं, कुछ और चीज़ को आत्मा समझ लिए हैं, ऐसी गलती कर ली है जैसे कई लोग करते हैं। या उन्होंने जो संसार को जिस ढंग से समझा है, वो उस एंगल से नहीं समझा है कि प्रैक्टिकली संसार कैसे चल रहा है, और वो खुद भी कैसे चल रहे हैं, ये भी इनको देखना चाहिए। और विज्ञान कभी बोलता भी नहीं है कि सुंदरता कोई हमारा विषय है।
कभी किसी विज्ञान में कोई ऐसा टॉपिक देखा है कि भाई व्हाट इज सुंदरता? व्हाट इज ब्यूटी? हाँ, व्हाट इज ब्यूटी? बाय साइंस। हाँ, बाई साइंस, बाई फिजिक्स, बाई केमिस्ट्री। या भाई ये हाँ, साइकोलॉजिकल जो विज्ञान है, मनोविज्ञान में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा कि भाई हमें कोई चीज़ कैसे सुंदर दिखती है या हाँ, नहीं ये दिखती ये है। एनालिसिस वाला मिल जाएगा। हाँ, तो ये मतलब ये सब्जेक्टिव चीज़ है और सब्जेक्टिव रूप से इस पर काम होता है, इस पर समझ होती है, सब जानते हैं। बिल्कुल जी, धन्यवाद। आप लाइव चर्चा में आना चाहें तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है। क्योंकि ओशो के बहुत सारे फॉलोवर हैं जिनको ये लगता है कि वो ओशो को पूर्णतः से समझ चुके हैं। कई बार हम लोग हमने जब शुरू में लाइक 5-6 साल पहले जब ग्रुप्स बनाए और ओशो की डिस्कशन करी, तो भाई आ गए सामने, आप होते कौन हो ओशो के बारे में बोलने वाले, स्टेटमेंट देने वाले। तो अगर ये वीडियो भी देख के किसी को अंदर ऐसा लगे कि वो कुछ ओशो को ठीक से समझ लिए है और ओशो जो है वो कंप्लीट है, इनका कोई भी स्टेटमेंट गलत हो ही नहीं सकता। कुछ लोग तो ऐसे इनको रखते हैं जैसे 2050 तक किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ओशो के स्टेटमेंट को वो लॉजिकली ब्रेक करे, ऐसा करके। तो ये देखो, ये भाई ऐसा होता है इसमें कि जैसे ओशो के पहले दूसरे लोगों को ऐसा लगता था कि महावीर और बुद्ध के जो स्टेटमेंट है वो सदियों तक चलेंगे। तो क्या होता है कि जैसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलप होती जाती है, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे निकलते हैं जो कि अलग अलग एंगल से इस रचना को देखते हैं, खुद को देखते हैं, समझते हैं, और जो भी उनके द्वारा ऑपरेशन हो सकता है बेहतर पूरी मनुष्य जाति के लिए वो करते ही है। तो हमारी तरफ से तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ओशो को समझ लिया और आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो बेशक ओपन मंच पे आइए। ओपन मंच पे ना आ सको अगर तो फ़ोन के ऊपर बात कीजिए विथ रिकॉर्ड, क्योंकि जितने भी फ़ोन होंगे आपके वो विथ रिकॉर्ड होंगे। तो बस तो ये बात है, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ पे खुला मंच है, खुली आज़ादी है, आपको जो रखना है वो रख सकते हैं। और अब बचकाने कमेंट ना करें कि हमने ओशो को समझा नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है। हमने नहीं समझा पढ़ा हुआ है, चेक पर्याप्त समझा हुआ करना है। चाहिए। आप आओ चर्चा में तो पता चलेगा कि कितना किसने समझा किसने नहीं समझा। हाँ, ठीक है। तो